खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ बड़ी साहब और मैं सईद काजी। कुछ खबरें, मिलिट्री कोर्ट्स के में सिविलियन के ट्रायल को जो है कालादम करार दे दिया गया है। अब ये 9 मई के मामला किस तरफ जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। साइफर पर फ़र्द जुर्म आयद फैसला कब तक आएगा। इसके साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी और जलसा भी हमने देख लिया, कितना ह्यूज था या नहीं था, ये आपने देखा होगा। इसके साथ गैस की कीमतों में 200% उनको महंगा करने का फ़ैसला कर लिया गया, तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मगर इस सब गुफ्तगू से पहले भट्टी साहब हम याद करना चाहेंगे अपने दोस्त ही, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। अरशद शरीफ की बात ज़रूर करेंगे कि आज बरसी है, तो मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ी कमेंट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, आज का शो शहीद अशरफ शरीफ जो है उसके नाम हम थे। शहीद अरशद शरीफ का बहुत से लोगों के दोस्तों का, लेकिन मेरा तकरीबन 12-13 साल डेली रोज़ाना उससे गुफ्तगू रही। उस पर जो बीती, जिस तरह वो चट्टान की खड़ा रहा, जिस तरह वो करप्ट माफिया से के ख़िलाफ़ लड़ता था, जिस तरह जदोजहद करता, उससे अदारों का दबाव भी नहीं पड़ता था, अपने अदारे का भी। इतनी कहानियाँ अरशद शरीफ की कि मैं बताऊं, और मुझे किताब लिखनी पड़े तो कसम खुदा की वो किताब कम होगी। अरशद शरीफ वो शख्सियत थी, मुल्क से उससे ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, पाकिस्तान के इदारों से उससे ज़्यादा। हाँ, वो मुखालफ था करप्ट लोगों का, मुल्क दुश्मनों का, चोर माफिया का, डाकुओं का। उसकी शहादत की खबर मुझे साउथ अफ्रीका के किसी गुमनाम नंबर से आई, 12:30 ये मीडिया पे लेट आई कि आपका भाई शहीद कर दिया गया। तो मैंने कहा मेरा कौन सा भाई? तो उसने कहा अरशद शरीफ। माय गॉड। उस सिलसिले में इतने कि सीने में राज है कि जगह किस तरह तंग की और किसने की, जगह किस तरह तंग की और किसने की, इतने का राज है काजी साहब। लेकिन बदकिस्मती देखें, 1 साल हो गया, उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, और बदकिस्मती है जो अब पुलिस कर रही है वो भी मेरे पास पड़ी है, और जिसने जो बयानात दिए हैं वो भी मेरे पास पड़े हैं। असल तरफ जाया ही नहीं गया। कभी कीनिया जाते हो, कभी दुबई जाते हो, और जगह इधर ना तंग की तो वो ना जाते। वो तो माँ के पाँव तले जन्नत ढूंढता था, वो तो एक फरिश्ता शिफ्त इंसान था। मैं नहीं समझता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। अरशद क्या था, पहले उसकी झलक देख लें। अरशद को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कोई। ठीक। और जो जिसने अरशद शरीफ के साथ थोड़ी सी गड़बड़ की है इन्वेस्टिगेशन में, उनके नाम भी पता है, किसने क्या बयान दिया वो भी पता है। अच्छा बड़ी साहब, मुझे याद है अल्लाह उसकी माँ को, वालदा को, मेरी भी माँ है, शहीद की मग़फ़िरत ही होती है, वो जिंदा भी होता है। ये है कि मुझे याद है, ये अरशद शरीफ जरा तुराब दिखाए हैं अरशद शरीफ के चेहरे, जिसे जो हम देख रहे हैं, आता नहीं लेकिन वो ओझल भी नहीं होता। ये हम देख रहे हैं उनको इस वक्त। आप टीवी भी देख पाएंगे। आप याद है हमारे शो पे हम चंद लम्हे उनसे बात करते थे तो वो तशरीफ़ ले आते थे। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा दोस्ती थी उनकी। कादी साहब, एक दिन मैं गया तो मेरी एक आदत थी कि पाकिस्तान 13 सालों में एक ऐसा विजिट नहीं, मैं और मरहूम शहीद अरशद शरीफ 3-4 घंटे इकट्ठे ना रहे, इस्लामाबाद गए। एक दिन मैं गया तो वो थोड़ा सा लेट आए, 6:30 बजे। तो कहते क्या यार मैं तेरे कमरे से इंतजार करो, मैं क्या आजा मेरे साथ ही शो में बैठ। तो वो शो में बैठ ऐसा यार, वो इतना मुहिब्बे वतन था, मुझे समझ नहीं आती किन दरिंदों ने उसके लिए जमीन तक की, उसे क्यों मारा। और यार कम से कम हम ये नहीं कहते कातिल, वो बता तो दो कातिल है कौन, वो मुकदमात किसने दर्ज किए यार, इतनी फरियाद निज़ाम का वो विक्टिम था। और हम अच्छा काई साहब, पाकिस्तान में ना अरशद शरीफ पैदा हो सकता था। मैं बहुत सारी बातें कहते कहते रुक रहा हूँ, और ना मैं कहना चाहता हूँ। चलें, अरशद शरीफ शायद हम तेरे साथ हम साल जब तक हम, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे साथ होने वाले जुल्म को और उन जालिमों को कभी माफ़ नहीं करेगा। बीइंग मुसलमान मेरा ईमान है। इंशाल्लाह। क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था यार, क्या इंसान था। अब इस दुख का तो कोई मदावा नहीं है, लेकिन बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं, हम उस कमीशन को आगे लेके बढ़ते हैं। और इस
में हम अब कुछ खबरों की तरफ भी आते हैं, लेकिन बड़ी साहब मैं आप इस तरह बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आज बड़ा फैसला आया, एजाजुल हसन साहब की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच था, 4-1 से उसने फैसला दिया और उसमें ये जो सिविलियन जो 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 हैं उनको फ़ौजी अदालत में उनके ट्रायल पर उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। और फिर हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, मोहतरमा क्या नाम है उनका, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि जी इससे मुल्क दुश्मनों को उनके मुताबिक फ़ायदा पहुँचेगा। बहरहाल ये अब हम अदालत का एक फ़ैसला है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखें काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई का वाक़या हुआ, तकलीफ दे था, नहीं होना चाहिए था, किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। लेकिन तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं किसी भी सिविलियन का, आम शहरी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। बदकिस्मती कि उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में ये केस गया, उन्होंने फ़ैसला नहीं किया। आज एजाजुल हसन साहब मोहतरम, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मुदाहर नकवी साहब, डॉक्टर आयशा और एक ये मलिक साहब और एक जो इख्तलाफी या कह दिया कि अब किसी सिविलियन का, इससे पहले मैं टाइम ज़ाया करूं काई साहब, अगर ये केस सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में चलता, अदालत पे एक और दाग लग जाता जुल्फ़कार वाले भट्टो पे केस पे। तो इससे पहले मैं बात शुरू करूं, एतजाज़ एहसन हरदिल अजीज हमारे साथ है। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज़ साहब, एक तो आज बहुत बड़ी कामयाबी हुई कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन क्या नहीं, एक लफ्ज़ मैं चाहूँगा अगर आप मुनासिब समझे, हमारा भाई, हमारा दोस्त, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आज के दिन शहीद कर दिया गया था कीनिया। 16 मुकदमा PDM की हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनके खिलाफ दर्ज हुए, उनके लिए जगह तंग कर दी गई, बिला आखिर वो पाकिस्तान छोड़ गए, दुबई भी नहीं रहने दिया गया, कीनिया उन्हें शहीद कर दिया गया। अगर उसके लिए एक लफ्ज़ कह दें तो ज़रा नवाजिश, फिर हम बाकी बात में आते हैं। नहीं, उसका तो बिल्कुल ट्रायल उसका होना चाहिए। तफ्तीश ही नहीं की इन्होंने जाके कीनिया में से जो असल दस्तावेजात और सबूत और बयानात जो उन्होंने लिखे हुए, वो उनको किया ही नहीं, को पीछा ही नहीं किया। देखिए, उसमें एक बात बड़ी सिंपल है कि पुलिस ने पहला जो बयान दिया था वो ये कहा था कि हमने आइडेंटिफाइड गाड़ी नहीं थी, अनआइडेंटिफाइड थी, और वो यहाँ से गुजर रही थी तो हमने गोलियां चलाई। यानी पुलिस ने गलत फहमी की बुनियाद पर ये तस्लीम कर दिया था कि गोलियां पुलिस की थी और गोलियां पुलिस ने मारी। बाद में वो पुलिस को 4 दिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी वो पुलिस नहीं थी, वो तो टारगेट किलर थे वहां बैठकर। अब अरशद शरीफ, जो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अरशद शरीफ के केस का आगाज जो है इस नुक्ते पे होना चाहिए था कि कौन कौन था जो उसके कॉलम्स के ज्यादा निशाना था, सबसे ज्यादा निशाना उसने किस पे लिया था। दूसरा कि इन ऐसे लोगों में से कौन था जो कम से कम $5 लाख इजाफी उसके पास हो सकते थे कि वो अफोर्ड कर सकता था, जो $5 लाख खर्च करे अरशद शरीफ के कत्ल में। क्योंकि ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये टारगेट ऑपरेशन था, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट वो ये कीनिया वगैरह के इलाके में और खासकर कीनिया में कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे बहुत हैं जो आपको बंदा मार देंगे। वो कीनिया से बाहर भी ले लेते हैं ठेका, पर ये कीनिया में साथ युगांडा है, जिम्बाब्वे है, इन इलाकों में बड़े ये आपको कॉन्ट्रैक्ट और वो को $500,000 to $1 million डिपेंडिंग कि कितना कैसा बंदा है, वो किस तरह भागेगा या जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले वो कौन है। तो ये दूसरी बात नुक्ता आगाज का होना चाहिए था
फिर इसमें उसके बाद ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान की पुलिस के कोई सीनियर अफसर मामूर होता तफ्तीश पे, और वो पूरी तफ्तीश जो कीनिया में भी तफ्तीश हो रही थी उसके साथ वो लगा रहता, बैठा रहता, और वो कीनिया में रहता और कीनिया में वो तफ्तीश करता भी और कीनियन अथॉरिटी से करवाता भी। ठीक, इस किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं ली। किसकी जिम्मेदारी थी? वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी। और अच्छा सर, मैं अर्ज करता हूँ, एक तो उस पर 16 मुकदमा दर्ज हुए, ये पता नहीं हुआ कैसे किए। दूसरा, आखिरी वो केस कर रहा था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, डॉक्यूमेंट का, कि शहबाज शरीफ साहब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग जो 16 अरब या 16.5 अरब की थी, एक एक एविडेंस दिया जिसपे उनके फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और वजीर आज़म बन गया। तो उन्हें उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना था। तो हम क्या समझे कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा उसकी बेवा बेगम को, उसकी वालदा को, जो 2 शहीदा की माँ है, हम भूल जाए इसको? नहीं, भूलना तो नहीं चाहिए। ये जो इस किस्म के मुकदमे हैं ना, वो दफन नहीं होते, रवायती तौर पे दफन नहीं होते। ये होते हैं जिस तरह के बड़े मेगा स्कैंडल करप्शन के, या ये जो है कोई कत्ल के, पुरस्कार कत्ल के, ये बैरीड नहीं होते। ये बैरीड उतना नॉर्मली दफन नहीं होते, ये बैरीड अलाइव होते हैं। ये भी अरशद शरीफ जो है ये बैरीड अलाइव है। इसको अगर कोई चाहेगी गवर्नमेंट और इसके एक सिरे से शुरू करेगी, अगर वो ये हायर कर सकते हैं इस किस्म की सूरत हाल में, डिटेक्टिव यूरोपियन मुल्कों में भरे होते हैं, उनको लगा दें आप उनको, वो तो $1,00,000 का ठेका ले लेंगे और वो आपको नतीजा ला के बता देंगे जी। पर ये बैरीड लाइव होते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि जो हुकूमत बाद में आती है, एक हुकूमत नहीं, दूसरी से ही, तीसरी से ही, जो हुकूमत बाद में आए और वो चाहे कि मैं इसकी तफ्तीश कराऊं, तो फोरेंसिक इतने हैं एविडेंस लीव अरशद शरीफ के बारे में कि उसका बिल्कुल आज भी पता लग सकता है कि किसने चलाया। गोया ये हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है और दोबारा से इसको करना चाहे तो बॉडी ऑफ एविडेंस भी है, मगर आपकी बात से यूँ लगता है विल चाहिए और उसको सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। ये तो हुआ, बहुत आपने हमारी रहनुमाई की। आगे बढ़ते हैं। आज भी एक ये इस पर भी मैं चाहूँगा, ये भी फैसला इस हवाले से आप बड़ा सेंसिटिवली, मैं आपकी स्टेटमेंट्स भी देखता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखता रहा हूँ, और आज ये जावेद हसन साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच का फैसला आया। हाउ डू यू लुक एट इट, और क्या इसमें रिव्यू में जाके कोई रिलीफ भी मिल सकता है? इसका क्या फॉल आउट होती नज़र आती है जनाब इत्तेजाज हसन साहब? पहली तो बात यह है कि अब रिव्यू नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट करेगी तो अपील करेगी, क्योंकि आप अपील ये जो फैसला 184(3) के तहत के फैसले के पर अपील हो सकती है, वो जो कानून नया आया है। नहीं तो अपील नया बेंच सुनेगा, यही बेंच सुनेगा? नहीं, नया बेंच 7 मेंबर, इससे बड़ा बेंच। 5 से तो उसमें कम से कम 6 या 7 होंगे। जी ठीक है। दीगर जज साहबान, और दीगर जज साहबान में से मुझे कोई एक भी नहीं नजर आता जो फौजी अदालतों के हक में हो। काजी फैद ईसा ने तो खुद, अब उनको बैठना पड़ेगा। काजी फैद ईसा की तो 2015 की जो जजमेंट है रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में, उन्होंने कहा फौजी अदालत लग ही नहीं सकती पाकिस्तान में, और आइन की तरमीम के बाद भी नहीं लग सकती। तो वो तो बहुत आगे हैं। बाकी सर ने भी कहा कि आइन की तरमीम की वजह से फौजी अदालत लगी है, अगर आइन में तरमीम ना होती तो फौजी अदालत नहीं लग सकती थी। वो बाकी जज साहब, तो जज साहबान इसमें बड़े क्लियर हैं
अपील में भी कुछ नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा फैसला हुआ, बहुत बड़ा फैसला हुआ। जिस तरह के फोन आ रहे हैं, ये और पैगाम आ रहे हैं, लोग बड़े इस पे एंथुजियास्टिक हुए। इसने कुछ दीवारें तोड़ दी और लोगों को एक हौसला मिला है कि अदलिया हमारे पीछे खड़ी है। और कल इंशाल्लाह एक और पिटीशन करेंगे और वो आपको फिर इतला देंगे उसकी। वो किस हवाले से है अभी, यानी मुनासिब समझेंगे बताना, अपील किस सिलसिले में? वो ये गुमशुदा लोगों के। अच्छा, मिसिंग लोग। अच्छा, ये अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है इन कैमरा जिसमें हो रहा है, जिस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये इन कैमरा नहीं होना चाहिए, हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, हमें अंदर का पता भी नहीं चलता। साइफर केस जो आपका नुक्ता नज़र तो उसमें बड़ा वाजे है, लेकिन अगर उनको सजा होती है तो आपको क्या लगता है वो स्टैंड करेगी आगे चल के? नहीं, सजा तो स्टैंड कर ही नहीं सकती। काजी साहब, इसमें एक चीज याद रखें, एक चीज ही, वो इसमें ये साइफर तो है ही नहीं, ये तो केस ही नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर को आप जो उसके फराइज में काम करने का, उसकी स्वाबदीद में है, और वैसे भी दुरुस्त है, वैसे भी दुरुस्त है। अगर प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिले, और ये मुझे मानते हैं कि धमकी मिली है, उसकी वजह से इन्होंने अमेरिका से प्रोटेस्ट किया, डिमार्च किया। अब अगर मानते हैं कि धमकी मिली है अमेरिका से और उन्होंने कहा कि कल के नो कॉन्फिडेंस मोशन में हटा दो इसको वजीर आजम अपने को, तो वजीर आजम के पास और क्या रास्ता है उससे कि वो अब जाए और कौम को सारी को ले एतमाद में ले। और साइफर अगर सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अफशा करने का इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर के पास है। फेडरल मिनिस्टर ने भी करना हो तो वो विद द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। अब उसने जुर्म ही नहीं किया। एक देखे ना, मुझे ये इख्तियार हो कि मैं अपने घर से गेट के बाहर चला जाऊं और मैं बाहर निकलता हूं तो वो कहते हैं तुमने जुर्म किया। वो जुर्म ही नहीं है। अगर जुर्म वो सिरे से जुर्म ही नहीं है तो क्या करेगा वो आजम खान सुल्तानी गवाह बन के, या वो दूसरा असद मजीद जो एम्बेसडर है वो यही कहेगा ना कि ये साइफर प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख लिया। वो कहेगा कॉपी इसके पास रही, इधर रही, उधर रही। वो असद मुनीर कहेगा कि जी मुझे धमकी नहीं मिली। वो साइफर में तो कह बैठा है कि धमकी मिली। पर असल बात है कि साइफर को रिटेन करने का जुर्म है। अब रिटेन करना जुर्म नहीं था जब इमरान खान पे साइफर का केस चलाया उस वक्त नहीं था जुर्म। जब ये जुर्म तो अब अगस्त में बना है, वो मार्च अप्रैल 2022 की बात है, तो ये केस ही नहीं बनता। ये तो आप इंतजार साहब आप जैसे फरमा रहे हैं और दीगर आईनी माहिरीन भी ऐसे ही फरमाते हैं, लेकिन बार बार इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती है, वहाँ सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं ट्रायल रोके, जेल में वो मुनासिब नहीं है, ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी तरफ आपने परसों देखा होगा मोहतरम नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, वो सजा याफ्ता भी थे और इश्तिहारी भी थे, लेकिन उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। FIA भी वहां गई, नादरा भी गई और PM से ज्यादा बादशाह का प्रोटोकॉल दिया गया। क्या इस मुल्क में इस वक्त 2 कानून है? IG DIG ने उसको सल्यूट मारा है, और कोई जेल से भागा हुआ हो उसको अगर आप फैसिलिटेट करते हैं या उसको हार्बर करते हैं, सेक्शन 216 के तहत उसको 7 साल की सजा हो सकती है। और इनको होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए जिन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वरना हर शहरी का ये फर्ज है कि वो अगर कोई कैदी भागा हुआ हो, जेल से बाहर हो,
उसको वो गिरफ्तार करे या गिरफ्तार करने में मावनत करे। ये तो अफसर सारे इन पे 216 लगती है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि आइंदा अगर ये कोई और हुकूमत, जिस तरह आपने पहले पिछली स्टोरी के हवाले से कहा, तो कैन दीज केसेस बी टेकन अप इफ इट इज़ अ क्राइम, जिस तरह आप कह रहे हैं हुआ है? आपके जो हाई कमिश्नर है लंदन, उससे शुरू होके पाकिस्तानी जो जहाँ भी हो मुल्क से बाहर भी कोई जुर्म करे या पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करे, हो बरतानिया में या फ्रांस में, वो उस पर अगर पाकिस्तानी है तो शहरी है तो उसको उस पर मुकदमा चल सकता है। और इन पे चलना चाहिए। इत्तज़ा साहब, एक तो जो एम्बेसडर है फैसल साहब, उन्होंने किया, और जिन अफसरान ने इन्हें इधर फैसिलिटेट किया, नादरा पहुंचा, FIA पहुंचा, इमिग्रेशन ऐसे हुआ जैसे उनके मतहत था, क्या इनके खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि एक मुलज़म इश्तिहारी हो, सजा याफ्ता, उसे पकड़ने की बजाय उसे सहूलत कारी मुहैया की जाए बादिउल नज़र में या मुबैना तौर पर? नहीं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, गैर कानूनी नहीं होगी। वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इनको हथकड़ियां लग सकती है और लगनी चाहिए। कोई आ गया ऐसा तो कर दिखाएगा। अच्छा, साहब फायद ईसा साहब हमेशा आइन की बात करते हैं, तो क्या वो इस पे सो मोटो ले सकते हैं कि एक इश्तिहारी शख्स, उन्होंने फैजाबाद पे भी लिया और देखेगा पूरी दुनिया उन्हें एक बादशाह की तरह कल दिखा रही थी परसों, और पूरी वफाकी और सरकारी निगरान हुकूमत ले सकते हैं। आपके ख्याल में लेना चाहिए कि नहीं? आप क्योंकि माशाल्लाह आपसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस, तजर्बा शायद ही किसी का हो। नहीं, लेना चाहिए। सबको तलब कर लेना चाहिए, चीजें सबको तलब कर ले। आप भी बताओ। एम्बेसडर हाई कमिश्नर से शुरू करें। तो ये फिर जो एक्सेप्शंस और ये जो न्यू, क्या मैं कहूँ, उन्हें ट्रेडिशन भी नहीं कह सकते, कन्वेंशन भी नहीं कह सकते, इससे क्या कहेंगे? इट इज़ डायरेक्टली रन्स काउंटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल प्रैक्टिसेस। तो इस पे बड़ा अजीब एक हम कन्फ्यूजन सा है। ये किस तरह का सिलसिला है? ये मुल्क के लिए इसके क्या असरात होंगे? और जो बाकी के केसेस हैं उसमें ये हम प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल फिर कर सकते हैं अगर इसे हमने लीगल मान लिया है या करार दे दिया है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि अब ये तो संघ बेआईन होगी। आइन की तो आप बात ही ना करा करें। मेरा जैसा कोई एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता था, ये एक्सपर्टीज ही नहीं है ये कि ये काम हो सकता है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं, निगरान 90 दिन से आगे हुक्मरानी कर सकते हैं। क्या कुछ हुआ है जो कि हो ही नहीं सकता था हमारी निगाहों में? हमें कोई, मेरा ख्याल है, आंखों की खराबी हो गई है जो आइन का हमें पता ही नहीं है। आइन को तो कुछ सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है 14 मई को कराओ इलेक्शन, ये करते ही नहीं है। ये सिर्फ फौजी अदालतों वाला ठीक है, उन्होंने डिलेजिटिमाइज कर दिया। अब मेरा नहीं ख्याल ये फौजी अदालत पे बैठ सकती है। अच्छा, इतना सब एक और सवाल, दूसरा सवाल है कि 90 दिन में इलेक्शन, आज बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा था कि कोई जल्द फैसला होगा, लेकिन बजाय इलेक्शन कमीशन से पूछने के जाते हुए PDM की हुकूमत दे गई कि सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। तो गालबन जज साहब फरमाते हैं क्या हम सदर को पूछे कि आपने तारीख नहीं दी, नोटिस नहीं दिया, कि उन्हें इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए कि आप 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी क्यों नहीं बनाया आपने? सदर का इख्तियार है, वो लॉ गलत है जो इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार देता है एक्सक्लूसिव। वो आइन कहता है 48 आर्टिकल 48(5) में कि when the president dissolves the National Assembly, he shall give a date not later than 90 days to hold the elections. So not later than 90 days, ये भी नहीं कहता within 90 days. 48(5) कहता है not later than 90 days, यानी 91 दिन खत्म है, 91 दिन इलीगल है। बहुत शुक्रिया एतजाज असद साहब। इट्ज़ाल इज़ अ ग्रेट प्लेजर। लेकिन ये बड़े प्रेसिंग सवाल है भट्टी साहब, और एक समाज में आइन की बड़ी अहमियत होती है।
मुल्कों पे एतमाद और अपनी बच्चों के मुस्तकबिल के ज़िमन में, ये सारी चीज़ें हैं जो वो बाख्तियार लोग हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए, कोई बेहतर रास्ते भी तलाश करने चाहिए। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भट्टी साहब एक जलसा भी हुआ है इस वीकेंड पे, तो उस जलसे में क्या तवक्कुआत थी, क्या क्लेम्स हैं, क्या काउंटर क्लेम्स हैं, आप कैसे देखते हैं, और इसकी मुल्क की सियासत पे उसके क्या कोई असरात हो सकते हैं या नहीं। और फिर आखिर में हम बात करेंगे गैस को 200% महंगा करने की बात भी हो रही है, और ये वो बात है जो खासी तकलीफ है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, बहुत ही एक शोर था और फिर जलसा भी हुआ, बड़े लोग आए, सुना है दूर दराज से लोग आए, और ये इतना छोटा ग्राउंड भी नहीं है। मैं तो 10 अप्रैल 1986 के बाद वहाँ कभी दोबारा नहीं गया, बेनज़ीर के जो मैं उसके बाद, पता नहीं लोगों ने बाद में भारी लिया होगा, आई डोंट नो। आपका क्या टेक है, ख़बरें क्या हैं, और कितने लोग अपने महबूब कायद को देखने आए? देखें कायद साहब, एक तो जलसा ठीक रहा, लेकिन अगर इसको बेनज़ीर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो खुदारा तारीख को मसख ना करें। आप तो बहुत ज़्यादा साहिब इल्म है और हिस्ट्री पे आप अबूर रखते हैं। पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन ये जलसा हुआ। महंगा तरीन? सबसे महंगा तरीन मुबैना तौर पर जितना पैसा लगाया गया है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें मेहनत की, खैर इसमें खैर इसका क्रेडिट अगर आप निगरान हुकूमतों को ना भी दें तो ये ज़्यादती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब आए, पहले वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, फिर लाहौर एयरपोर्ट पर आए, वहाँ 2 हेलीकॉप्टर थे, एक भी नहीं। मज़र थी साहब शाही किले आए, शाही किले 6 बजे के बाद खुल नहीं सकता। जलसा किया, जलसे में उन्होंने जो लंदन वाला बयानिया था उसको नहीं दोहराया। लंदन था कि साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और 4-5 चीफ जस्टिस साहबान के ख़िलाफ़ मैं 17 से करूँगा। लेकिन उन्होंने इतना कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें और मैंने आज तक आपको धोखा नहीं दिया और आपने मुझे नहीं धोखा दिया। हालांकि 2 दफ़ा ये गाल बन गए हैं एग्रीमेंट करके। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है धरने के पीछे कौन था। तो मेरे ख्याल में काजी साहब जो मुबैना तौर पर अगर किसी भी मुज़ाकरात या अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं तो मियाँ साहब ज़्यादा देर बयानिया नहीं रोक सकेंगे। अपना वही जो लंदन था या जो 99 12 अक्टूबर है वो ज़्यादा देर नहीं। मैं भट्टी साहब एक आपसे सवाल और करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं लगता, ये सिविल सोसाइटी का तो वैसे भुरकस निकल गया लिबरल डेमोक्रेसी के ज़रीलो ख्वार हो जाने के बाद। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हवाले से जो है वो उसकी कोई कहानी इसकी फारग हो गई है। ये जो कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो बड़ी हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी। क्या पॉपुलैरिटी मिलनी है भट्टी साहब? इनकी अपने पल्ले क्या है? एस्टैब्लिशमेंट गलत है, सही है, वो तारीख भी फैसला कर लेगी, या आके पार्लियामान में फैसला कर लो। एस्टैब्लिशमेंट को तो तुम ही अपॉइंट करते हो ना, तरले भी तुम ही करते हो जाकर। अच्छा कैसा जो आपने जिस अदारे का नाम लिया, मैं तो उस अदारे का नाम भी नहीं लेता आजकल। ये तो लेते हैं ना? नहीं, ये ले उनका उन्होंने तो कहा कि जी वो हम उनका वो ताकतवर है। सबसे ज़्यादा टकराव किसका हुआ? जनरल जहांगीर करामत के साथ क्या हुआ था? मुशर्रफ तो उस वक्त जहाज में था, डू यू नो, 12 अक्टूबर। काजी साहब, एस्टैब्लिशमेंट जब घर चली जाती है फिर लड़ाई करते हैं, जब वहां बैठी होती है तो घोड़े नु हाथ लांदे हो। मुझे ये अभी एतजाज एहसन साहब कह रहे थे कि तारीख में कभी तसव्वुर भी नहीं किया जाता कि ऐसे साबिक़ वज़ीर आज़म नहायत काबिल एहतराम है, मुल्क इनका है, हमारा तो है ही नहीं, हम कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन तसव्वुर भी नहीं किया जाता जिस पोजीशन में वो गए थे। उधर जज साहब ने यह सवाल नहीं कहा आप कौन से अस्पताल में बीमार रहे, आपके तो प्लेटलेट्स नीचे कम थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1.5 घंटा तकरीर भी अच्छी की, अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद है। हाँ, माशरा ज़रूर बीमार है, मैं और आप कौम बीमार है, कौम नहीं हजूम। तो बहरहाल वो उनकी मर्जी। जो छोड़े ना, पिंडी के अस्पताल से रिपोर्ट ठीक आ जाए तो सेहत ठीक हो जाती है। अब मुझे एक बात बताएं, डॉन है मिसाल के तौर पर, डॉन ने लिखा है जी कि नवाज शरीफ साहब हैज़ ऑलमोस्ट, उसका मतलब जिस जो है वो देखिए, व्हाट लाहौर मिसेज इज़ PTI लाइक यूथफुल गेटी। अब उसमें मुझे ये बताएं
कि उन्होंने कहा कि तो बंदा आया कोई नहीं, ये जो आपका गढ़ था, ठीक है। उसके बाद बाहर से कुछ लोग आए हैं। और यार जब आपके पास सोशल बेस नहीं है तो फिर पिंडी के अस्पताल में से ही काम करवाना पड़ना है अपनी सेहत ठीक करने के लिए, तो लड़ के क्या करेंगे आप? काजी साहब मैं एक गुजारिश करता हूँ। हाँ जी। रिजल्ट तो मैं नहीं देता। आप तमाम सियासी जमातें बशमूल MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम को शफाफ इलेक्शन का मौका दे दें और हर कैंडिडेट को लड़ने का मौका दे दें। हर बंदे को अपनी मर्जी का वोट डालने दें, उसको गिने, तो रिजल्ट आप देख लीजिएगा। एक तरफ पूरी हुकूमतें हफ्ते वाले दिन क्या कर रही थी, कल काना में एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग थी तहरीक इंसाफ की। आपको पता है कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और किस तरह तोड़ फोड़ हुई है? काजी साहब पहले आप इस मुल्क में आइन और कानून को लाएं। कहाँ किसकी निगरानी कर रही है? पहले आप आइन और कानून लाएं, फिर उसकी बात करते हुए हम अच्छे लगते हैं। अब ठीक है, आइन और कानून की तो जो सरबुलंदी आपने एयरपोर्ट पे की है, यानी वहीं पे बायोमेट्रिक भी करवाया है, मतलब देखें ना भट्टी साहब, वो आइन को तो छोड़ें आप जो आप कर रहे हैं। मतलब मैट्रिक भी होता है, बकायदा FI आपका अंगूठा लगाता है, तस्वीर खींचती है, आपको जाना पड़ता है, आपको अच्छी खासी करते हैं। चले कुछ मियाँ साहब के शॉट भी सुने, बड़े दिनों बाद हमने उन्हें सुना है भाई, बड़े हम मिस कर रहे थे। सुनाएं जी। कौन है जो हर चंद सालों बाद शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है वो? बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था? पता है या नहीं पता है? इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा सारे वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहाँ का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? हाँ जी, कर दो इत्तेफाक भट्टी साहब। अच्छा काजी साहब, वैसे तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब तजर्बाकार हैं। मैं उनकी ज़िंदगी और सेहत की दुआ गो हूँ। गो कि आजकल सहाफ़ियों की 2-3 अरशद शरीफ कुछ और लोग बनाना चाह रहे हैं, अरशद शरीफ जैसे मामला। मियाँ साहब ने जो फरमाया मैं उन तक रहूँगा, कोई अपनी राय नहीं दूँ। वो कौन है, कौन है वो धरने कौन करवा रहा था, ये वो कौन है? अरशद शरीफ ने भी एक प्रोग्राम, ये किससे क्या मुराद है? देखें काजी साहब, आपने ज़ियाउल हक का भी दौर देखा, मैंने नहीं देखा। इससे क्या मुराद है? वो कौन है? वो कौन है जिसने ऐसा शख्स जिस पर इतने केस थे संगीन और उसको ये प्रोटोकॉल लगाया? अब मेरी भी रहनुमाई करे, थोड़ा सा मुझे भी मार्जिन दे। वो कौन नहीं है, वो ज़ियाउल हक है जो इनको लाया था। या ही नहीं सीख सकते। ये सियासत क्या दूर दूर तक सियासत जुल्फकार अली भुट्टो कर रहा था। वहां पे सियासत में बड़े बड़े नाम थे, कदावर लोग थे। वो कौन है जिसने ऐसे से ऐसे कर दिया, जिसने अदना को आला कर दिया, आला को अदना कर दिया, घटिया को आला कर दिया, आला को घटिया कर दिया? इसलिए तो ये आज हमारा हाल है। कैसे वो तो पता नहीं इनको कौन है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो स्टेज में तकरीर फरमा रहे थे, अगर लफ्जों की कमी बेशी हो तो कौन है वो? ये किसको कह रहे थे उस वक्त की? मतलब देखो, मैं तो नाम नहीं लूंगा। अच्छा फिर बात नाम नहीं लिया, ये चले वो फिर कौन है जिसने दोबारा इंडक्ट किया 16 महीने की सबसे डिस्क्रेडिटेड और इंतहाई नाकाम हुकूमत को? किसने किया? वो कौन था? अच्छा कैसे मैं उसका जवाब, जिन पे ये केस चलाना चाहते हैं। अगर ये वो कहते हैं कौन है, अगर वो 16 माह की हुकूमत ना होती, मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बनते, मुंतखब वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के जरिए पार्टियां जोड़कर ना लाया जाता, भेजा जाता, क्या मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ सकते नहीं। ये तो अपने भाई के दौर में नहीं आए। नहीं। उसी दौर में सारी ड्राई क्लीन की गई, PDM अरबों खरबों के केस खत्म किए गए, नैब कवानीन में तरमीम की गई। डू यू थिंक कि कोई न्यूट्रल हुकूमत होती, आइन और कानून की पासदार करने वाली हुकूमत होती, तो ये इस तरह जलसा होता? मुझे बताए ना, मैं और आप इशारा छोड़ दे यार, उधर से ही फेवर लेते हैं, उधर ही तोपों के रुख किए होते हैं। भाई साहब, अगर वो ये 16 माह नहीं ना मानते, उसका कहते हैं 17 से जाएंगे, भाई वो 16 माह में आपके सारे केस ड्राइव आज इस आग डार के नजायज में भी बरी कर दिया है। वही नैब, उस नैब को बुलाओ ना। भाई अगर केस पहले सागदार के खिलाफ गलत था तो क्यों बना था? आज अगर असासाजात के सबूत ही नहीं है तो उधर ले गए अदालत में, वो नैब प्रोसिक्यूटर पहले ही उधर मौजूद है। अनबिलीवेबल है कि अभी नोटिस जारी नहीं हुआ, अभी कोई गया नहीं है। कहीं सब ये क्या हो क्या रहा है? मुझे बताएं ना। आप तो बड़े हमें
रूल ऑफ लॉ, आइन कानून बताते हैं। साहब ये बैसाखियां आपके पास ना हो तो आप तो 2 कदम चल नहीं सकते। हमने देख लिया है जितना पैसा लगा के आपने, हम वो फुटेज नहीं चलाना चाहते क्योंकि वी आर नॉट पार्टी टू एवरी, ना हम PTI हैं ना हम कोई और, हम साफी हैं। और ये बैसाखियां ना हो तो हजूर आप चल नहीं सकते। आपको कौन बनाए? या मैं यहाँ पे अगर कोई मेरिट हो तो मैं देखूं कि जो है कैसा। मेरा एक सवाल, जो मियाँ साहब का बयानिया था वोट को इज्जत दो, और 2017 से मैं एहतसाब का सिलसिला शुरू करूंगा। डू यू थिंक अगर इन्हें हुकूमत मिल जाती है, हम ना हुकूमत देने वाले हैं ना गिराने वाले हैं, ये उसी 17 से शुरू करेंगे? उसके बाद वो एहतसाब का सिलसिला कमर जवेद बाजवा साहब, फैद हमीद और 4 जज से बात कि फिलहाल ये इन्होंने जान के अपने आप को जरा कूल डाउन किया, पहले हुकूमत ले लें मुबैना तौर पे। खुदा का शुक्र करो कि यहाँ सही एहतसाब नहीं होता। यहाँ एहतसाब हो जाए तो खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया था कि हजूर इस तरह का एहतसाब ना करें, सारी असम्बली अंदर हो जाएगी। अच्छा काई साहब, आप बड़े समझदार हैं, गहरे आदमी है ना, जर्नलिस्ट। खाकान अब्बासी साहब नजर नहीं आए, वो तो इनके वजीर आज़म रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा सा डिस्टेंस करें। खाकान अब्बासी साहब और री इमेजिन ग्रुप जो है ना, हालांकि मैं उनसे भी कोई इतफाक नहीं करता, तुम भी नाल रल के ना विच बैठे सो, हुण भी आके बैठो। हुण जब देखा कि ये पिट गए हैं, ये पिटे हुए मोरे हैं, तो वो कोई नए आउटफिट, अब नए घोंसले तलाश कर रहे हैं। ये थोड़े उनको भी नहीं, ये उनका कोई नून लीग में इख्तलाफ ही नहीं है, तो शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल जो इन्हीं के वजीर आज़म रहे हैं, मेरे तो नहीं ना रहे, पाकिस्तान के थे खैर, तो वो क्यों नहीं आए? कोई तो वजह होगी बैकग्राउंड। बाकी साहब उनको पता है कि इनके पल्ले कख नहीं है। लाहौर में से 2% बंदा बकौल ये जो डॉन ने लिखा नहीं आया। जरा सुनिए, कुछ सुनाता हूँ आपको, फिर इस पर बात को आगे बढ़ाते। सुनाएं जी। फिर जोशे अश्क, गौर से सुनो और समझो, गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। वैसे ये शेर तो गालिब के, मगर मुझे बिलावजा इरफान सिद्दीकी साहब याद आ गए। आप बाज़ोक नहीं, शायर की क्या मुराद है? तहैया तूफान की हुए मतलब इंज पंजाबी दे विच इंज समझो ना कि मतलब है कि ओए असी बड़ा इंज कर देंगे तो वो कर देंगे, इंज और उंज वो ही करनगे जिन्होंने करना है। नहीं काई साहब देखो, मैं हर आदमी टीवी पे बैठा हुआ तहैया तूफान किए हुए, गालिब नहीं है, फैज़ अहमद फैज़ नहीं है, आइंस्टाइन नहीं है, इस शेर का मतलब क्या है? और तूफान आ जाएगा, ये तूफान में किस किस को बहाना चाहते हैं? बटी साहब ना कोई तूफान है, ये इसे कहते हैं अंग्रेजी में स्टॉर्म इन टी कप। ये कोई एक किसी कालम निगार से या किसी अपना उर्दू के MA उर्दू से जो कभी कहीं लेक्चरर रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, उधर से लिखवा के ले आए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा है, शेरों का भी थोड़ा बहुत तड़का होना चाहिए, अच्छे लगते। काजी साहब, एक तरफ मेरी इतला है पाँव पकड़े जाते हैं, दूसरी तरफ स्टेज पे धमकियाँ भी दी जाती हैं जू मैनी मैनों में, ये क्या तजाद नहीं लगता या मैं गलत हूँ? ये बिल्कुल तजाद नहीं है। बात यह है, देखें कि जिनके पाँव पकड़े जाते हैं ना, उन्हें भी ये सूट ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गीदड़ भपकियाँ ये क्या है, कि कोई डिग्गी में बैठ के आ जाएगा, कोई उधरों आ जाएगा, कोई उधरों आ जाएगा। आपको काई साहब याद नहीं कि मियाँ साहब ने लंदन में नाम लेके कहे थे मैं इनका एहतसाब लूँगा, और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ को एक दिन बाद ही लंदन वापस जाना पड़ा था? क्या उसकी वजूहात है कि जो तकरीर ये करना चाहते थे, जो बयानियाँ बेचना चाहते थे, जो कहते रहे हैं, वो कौन है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं? मुझे तो पता नहीं वो है कौन, वो कौन है? बट साहब मैं एक बात करके ब्रेक पे जा रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। कि आपको पता है मैं थोड़ा सा, मुझे मौसीकी से शगफ है। मैं नहीं बाज़ोक आदमी है माशाल्लाह। तो एक बंदा बहुत बुरा गा रहा था, तो छुरी लेके एक बंदा चढ़ गया ऊपर स्टेज के, वो बंदा डर गया, कहता नहीं तू तेन तेरा कोई कसूर नहीं, ओ दस तेन लैके कौन आया है? ये वो कौन है? ब्रेक की बात आ जाओगे। वेलकम बैक। बट साहब, ये पिछले वीकेंड पे एक और ख़बर जो खासी लोगों के लिए एक दिलचस्पी का बायस कह लें या सनसनी का बायस कह लें, वो थी जो साबिर हमीद साहब नाम है, मैं तो ये जानता हूँ, मगर पता नहीं क्यों उनको इस तरह से उनके निक नेम से अखबार ने भी उनको लिखा, हालांकि नाम तो पूरा लिखना चाहिए था। ये चूँकि इनकी अहमियत ये है कि ये साबिक़ आर्मी चीफ़ के समधी हैं, तो इनको तलब किया है 24 को, ये गालबन है 24 या 23 को तलब किया है, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो ये क्या 23 अक्टूबर को तलब को मैंने पढ़ के बताया। जी ठीक हो गया।
तो ये क्या, इससे आप कैसे देखते हैं, ये एक रूटीन मैटर है? कई साहब, ये इनका नाम है मोहतरम साबर हमीद साहब। जी जी। निक नेम मिठू होगा। पहले ये गालबन स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे। अच्छा। नहायत काबिल एहतराम लोग, शख्सियत है, नहायत क्रेडिबल है। चाहे उस्मान बुज़दार की हुकूमत हो, चाहे हमजा शहबाज साहब की हुकूमत हो, चाहे परवेज़ लाई की, 80% मुबैना तौर पर इनके कहने पर तैनातियाँ होती थी। DIG, IG और SSPO की एक लंबी लाइन और पॉलिटिशियनों की लगी होती थी इनके घर। मैं FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन अदारा है, उससे इख्तलाफ राय तो नहीं कर सकता। साबर साहब यकीनन उनके पास लीगल पैसे होंगे, जाकर ट्रेल दे देंगे, लेकिन ये जो 5 अरब का है ना, मुझे FIA की भी इस्लाह की ज़रूरत है। 5 अरब तो इनके लिए पीनट है। मेरे 4-5 प्रॉपर्टी डीलर जानता हूँ जो इनके माशाल्लाह बिजनेस से आशना है। 5 अरब तो मोहतरम साबर साहब के लिए पीनट भी नहीं है। लफ्ज़ पीनट कम है, मैं कम कह रहा हूँ। जिस दुबई के होटल में ये हुक्का पीते हैं माशाल्लाह, बड़े साहब इज्जत आदमी है। मैंने बड़े बड़े लोगों का सुना, इनके घरों में लाइनें लगी रहती थी। सेक्रेटरी ने तबादला कराना, IG ने, DIG ने, सेक्रेटरी ने, और लातदाद बंदे इनके हुक्म पर। एक जीशान था गालबन DIG, पाकिस्तान पंजाब में भी लगा। वो इनकी मर्जी के बगैर, इनके अच्छे मरासम होंगे ना, दोस्ती तो होनी चाहिए। दोस्ती अच्छी चीज़ है, दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला उसको नहीं पसंद करता। तो मेरा ख्याल है जब ये लेके जाएंगे तो वो उनके कहेंगे भाई आप गलत कह रहे हैं। 5 अरब मेरा माशाल्लाह। कमर्शियल प्लाटों में भी 2-3 इनके और दोस्त हैं। पहले ये DHA के दफ्तर खुद तशरीफ लेके जाते थे, अब 5-6 साल से DHA के दफ्तर खुद नहीं जाते। इनके आगे से आगे कोई जो इनके भी बिजनेस पार्टनर होंगे या एम्प्लॉई होंगे तो अच्छी बात है, उनके पास क्लैरिटी हो जाएगी। अगर माशाल्लाह बता रहे हैं कि आप राइट आदमी हैं तो ये उसके बाद फाइल कर देगा, क्लियर हो जाएगा। कोई इसमें हर्ज नहीं होता। लेकिन मैंने एक और बात सुनी थी कि ये हमारे मोहतरम अलीम खान साहब के वजीर आला बनने में भी इंटरेस्टेड थे। ये कोई खबर थी, ये भी फजूल खबर थी? नहीं, ये भी सच था। अच्छा। और लेकिन जब इन्हें कोई मसला ही नहीं था उनसे, बुज़दार साहब से, तो फिर उनकी क्या जरूरत? नहीं, देखिए मैंने गुजारिश की है कि FIA, आई एम श्योर कि मैं आज कोशिश करूंगा FIA के अफसर को कि 15 कमर्शियल प्लाट मेरे लम्हे में उनको बताऊंगा, चेक कर ले ये किसके नाम थे और पीछे स्लीपिंग पार्टनर कौन था। चले, लेकिन अच्छी बात है अगर शफाफ होंगे, जाके मुंह पे मारेंगे ये मनी ट्रेल है, ये मेरे पास पैसे थे, ये मैंने लिए। रिज़्क़े हलाल तो इबादत है, हराम अज़ाब है ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो और हमें उम्मीद है कि सारा इंशाल्लाह ठीक ही होगा। आज इन्होंने नोटिस भेज दिया, इन्हें पिछले 6 साल। रिज़्क़े हलाल वालों के लिए एक और बड़ा मसला पैदा होने वाला है, जो रिज़्क़े हलाल लोग कमाते हैं उनके लिए मसला। और तकरीबन 24 करोड़ लोगों की जो अक्सरियत है वो तकरीबन रिज़्क़े हलाल ही कमाते हैं यकीनन। तो गैस 200% महंगी होने जा रही है और ये सर्दियां भी आ गई हैं, आएगी भी कम। पहले ये आई थी जी कि पता नहीं दिन में इतने। कादी साहब आपको शायद आज आप होश में नहीं है, नींद में है। 200% आपको पता है घर मेरे आज माल्टोन में मैं मिन्नतें कर गया, सुई गैस वाला फ़ोन नहीं सुनता, मेरे घर तो गैस ही नहीं आ रही। तो महंगी बिजली 200 आगे, पेट्रोल बिजली का बिल। कादी साहब ईमानदारी से कह रहे हो, सामान बेच के दे रहे हैं, वो गैस की इतनी महंगी कैसे गुजारा होगा? आप आइंस्टाइन ले आए हैं UK से, हो सकता है रातों रात कोई ऐसा जादू चले। हमारा तो ख्याल था ये आए हैं तो मुल्क की खुशहाली साथ आएगी, गैस भी आएगी और बिल भी कम आएगा। 200% आपको पता है रोटी कितने की हो जाएगी? ये भाई ये आपके सामने खबर चल रही है। मेरा ख्याल है, देखिए हम मीडिया कंफर्म नहीं करते। 200% गैस काजी साहब, लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे। 5-10 तारीख को जाते हैं, कहते हैं हमारे ग्रॉसरी खाने पीने का सामान खत्म हो गया, बिजली का बिल नहीं दे सकते। तो गैस इतनी महंगी हो गई तो खुदकशियों में बहुत इजाफा होगा। काजी साहब इससे थोड़ा सा संजीदा सोचें। अच्छा, एक मुझे और खबर बताई जा रही है कि ये खुदा न खास्ता जो हमारे मजबूर मस्कीन किस्म के एक्सपोर्टर हैं, गरीब किस्म के, उनके लिए नहीं महंगी की जा रही। जो हमारे अरबपति अवाम हैं उनके लिए महंगी हो रही है। कैसे इस मुल्क में 70% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं। खुदा का खौफ करें, आपको क्या हो गया यार? हम डरते हैं, हम बुज़दिल हैं, हम सच नहीं बोल सकते। लेकिन इतना झूठ ना बुलाओ कि रात को ज़मीर मलामत करे। खुदा के लिए कैसा 70% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं, जिनकी 30,000 भी सैलरी नहीं है, 4-4 बच्चे हैं। तो डू यू थिंक ये महंगाई उनके लिए करके आप इस 35 करोड़ आवाम को पहले महंगाई और गम के गुस्से में वो बिल्कुल
ख़त्म हो चुकी है और आखिरी कील उनकी ताबूत में फेंकना चाहते हैं। कम से कम फिर हुकूमत को एक मुतालबा करें, तदफीन ही फ्री कर दे। मैं ये कह रहा कफन और तदफीन। डॉलर की हमें उम्मीद लगी है और वो भी काम जिसका था वो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। हम और वो भी अगर आपके अहम अदारा शामिल ना होता तो आज ये निगरान हुकूमत रहती तो डॉलर 350 का उन्होंने पता नहीं कहाँ वो हुकूमत करते हैं या क्या नहीं करते, आई हैव नो आइडिया। तो ऊपर से माशाल्लाह ये बड़े नेकोकार और परहेजगार लोग भी आ चुके हैं, सुना इन्हें हुकूमत भी मिलेगी और ये भी होगा, सब हम देखेंगे क्या होता है। मगर सवाल ये है कि ये मैं बड़ी सब जैसे अर्ज़ करता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो सियासी स्क्रिप्ट है इसे ना अहमियत दिया करें, ये मैशत का स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा अहम होगा। काजी साहब, आप ईरान से गैस नहीं लेते, आप चाइना के साथ सीधा नहीं चलते, आपको अपनी एक डायरेक्शन रखनी होगी और पाकिस्तान के मफाद में काम करना होगा। अगर ये शख्स नहीं है कि एक बंदा, कोई पॉलिटिशियन अमेरिका को कहता है मैं एयर बेस दे दूंगा, इसराइल को मान लूंगा, तो उसके पीछे लग जाओ। अच्छा बड़ी साहब, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए के मफाद में। हमने इस प्लेटफॉर्म से अपने मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट की थी और अपील की थी और उन्होंने कहा जी हम नहीं निजकारी कर रहे इन स्कूलों की और गरीबों के बच्चे पढ़ते रहेंगे। इनको NGOs के हवाले हमारे दोस्त आमिर मीर जो वज़ीर हैं इसके इतलात के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो मोहसिन नकवी साहब, ये डू अप्रिशिएट ने इतनी नेकी की है कि आपको अंदाज़ा नहीं कि आपकी कितनी दुआएं मिलेंगी। गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता, इसका क्रेडिट गोज़ टू ओनली मोहसिन नकवी। दूसरी, आप LDA में गए हैं, खुदा के लिए वहाँ तो दीवारें भी पैसे मांगती हैं, उधर भी कुछ करे, कोई तो अच्छा काम करे। हम तो चाहते हैं तारीफ करें। वन विंडो बनाई तो है उन्होंने, अब पता नहीं। वन विंडो नहीं यार, LDA तो पाकिस्तान में अगर करप्शन का मुकाबला, मुझे ये बताएं, मैं नाम नहीं लेता। एक दिन मैं आपके कमरे में आया तो LDA के 3 अफसर बैठे थे, वो क्या बातें कर रहे थे आपके साथ, मैं भी थोड़ी देर बैठा वहां पे। काजी साहब, एक NOC ट्रांसफर करने की कीमत 2 लाख से 3 लाख मुबैना है। LDA की दीवारें पैसे मांगती हैं, दीवारें। और आपको पता है पिछले महीने 5 लाख पाकिस्तानी छोड़ गए हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को रहने के काबिल बनाएं, इस मुल्क को। क्लोजिंग है बड़ी साहब, आज हफ्ते का पहला प्रोग्राम। अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें, अच्छी खबरों के इंतजार में हैं, दुआ में हैं और इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी भी। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।